लालच मत कीजिए। लोगों को ये लगता है अरे ये बर्बाद हो जाएगा, भाई अगले साल फिर सर्दी आएगी, ये खत्म होगी बोतल तभी चेंज करेंगे हम। उस चक्कर में वो मेल और फीमेल का शायद इतना नहीं होता। दैट इज एंटी एजिंग। 20 साल का बच्चा एंटी एजिंग कर रहा है तो क्या चाहिए के हिसाब से आप अपनी स्किन केयर की नीड और चीजें चेंज करते हैं। एजिंग फास्ट नहीं करने, एज तो होना ही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रोक नहीं सकते कि नहीं होगी रेटिनॉल, पर आप हर कोई ये उसी की बात करता है। इट्स अ वेरी बिग साइंस। फेशियल से स्किन खराब हो जाती है आपकी। उम्र के साथ आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। सनस्क्रीन हमें घर में लगाना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तानियों को तो लगता है कि काले होने से बचने के लिए सनस्क्रीन चाहिए। वो होता है ना कि ऐसे ऐसे किया लगा लिया और सनस्क्रीन लग गई ना। फाउंडेशन इज नॉट मेकअप, फाउंडेशन इज स्किन केयर। 40 की उम्र होते होते हमारा फेस का जो ग्लो है वो चला जाता है। पहले ना चबी चीक्स चाहिए होते थे, आजकल ओवर चबी हो रहे हैं सब लोग। That's called pillow effect. शायरों ने खूबसूरती की तारीफ में क्या कुछ नहीं कहा। किसी के सुहाने चेहरे के आगे चांद पुराना हो गया तो किसी की आंखें झील और चेहरा चांद सा रोशन हो गया। किसी के बाल सोने जैसे और रंग चांदी जैसा हो गया। सदियों से शायरों ने रंग रूप और नैन नक्श की तारीफ में न जाने कितने दीवान लिख दिए, लेकिन हकीकत की दुनिया में सुहाने चेहरे पर चांद सा नूर बनाए रखने के लिए सिर्फ शायरी नहीं, सही देखभाल की ज़रूरत है। पोल्यूशन, लाइफस्टाइल और उम्र का तकाजा भी खूबसूरती के आईने पर धूल की परत चढ़ा देता है। चेहरे की चमक बरकरार रखने और स्किन की देखभाल को समझाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक एक्सपर्ट की। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल जी। वेलकम टू सेहत टॉक्स डॉक्टर। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम लोग इतने दिनों से आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, पर आज फाइनली वो मौका आ ही गया स्टूडियो में शैला जी। तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि हर इंसान, फीमेल हो मेल हो कोई भी हो और कोई भी उसकी उम्र रही हो, हर कोई चाहता है एक सुंदर ग्लोइंग त्वचा मिले, और आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं बता पाएगा मुझे कि वो देखभाल हम कैसे करें या वो त्वचा मिले कैसे हमें। बिल्कुल, जैसे बात हुई कि पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, एजिंग, ये इनकी मार थोड़ी सी अब पिछले दशक से ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अब आप देखेंगी कि स्किन की डिस्कशन एक अहम डिस्कशन हो गई है सेहत के मामले में भी। जी। तो दिक्कत ये है कि सबको एक क्विक फिक्स चाहिए कि बस आज कर लें और कल छुट्टी हो गई और फिर कल अपना वही सब कुछ भाग दौड़ और खाना पीना चलता रहे। अनफॉर्चुनेटली स्किन जो है वो एक एक्टिव, जैसे सारे ही हमारे ऑर्गन्स एक्टिव हैं, आप जब देखभाल छोड़ेंगे तब उस पर उसकी वो आहट नज़र आएगी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डर्मेटोलॉजी के साथ भी यही हाल है। और कहीं ना कहीं आजकल, जैसे आई हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर 25 ईयर्स, ज़माना बदल गया, आजकल थोड़ा ओवरडू हो रहा है। तो ओवरडू की दिक्कत ये है कि जो आप ओवरडू कर रहे हैं और एक दिन सडनली आप उसको छोड़ देते हैं तो वो जो बैक है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो स्किन केयर एक रोज़ बरोज़ की जद्दोजहद है। स्किन केयर आपकी उम्र के साथ चेंज होती है, मौसम के हिसाब से चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पढ़ के जो भी आपके सामने रील आई या जो किसी ने आपको तजवीज़ दे दी। दिक्कत ये है ज्योति कि तजवीज़ कौन दे रहा है ये तो कोई देख ही नहीं रहा है ना। तो बस अपने ऊपर ट्राई। मुझे कई बार मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैंने कहा आपको डर नहीं लगा ये सब अपने चेहरे पे करते हुए? अगर कुछ हो जाता तो फिर मैम आप हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। आप एक एक पूछती जाइए और हम एक एक बताते जाते हैं। अक्सर क्या होता था पहले, स्किन केयर को बेसिकली वुमेन थिंग कहा जाता था। मतलब जैसे कहा नहीं जाता था कि चाट पकौड़े खाती हैं तो विमेन ही खाती हैं, वैसे स्किन जो थी, स्किन की देखभाल जो थी वो विमेन थिंग थी। तो क्या आजकल जो वो ज़माना चेंज हुआ है, क्या मेल्स भी स्किन केयर में आने लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मेल स्किन और फीमेल स्किन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मेल स्किन जो होती है वो थिकर है। दूसरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर होते हैं, बियर्ड की वजह से आधी स्किन तो आपकी ढक गई। उसके साथ साथ अगर आप शेविंग करते हैं तो आप रोज एक्सफोलिएट करते हैं। अगर आपका बियर्ड है तो वो आपकी सन प्रोटेक्शन कर रहा है। तो आपको, क्योंकि मेल्स वर मेड टू बी आउटडोर्स, मतलब हमारा जो जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरह है कि भाई आदमी बाहर काम करेगा
औरत अंदर का संभालेगी। तो इसलिए अगर लेकिन अब वही है कि आप और मैं तो बराबर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें फीमेल्स को थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे पास वो नेचुरल जो प्रोटेक्शन है, अस्त्र है, वो नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो स्किन केयर की बात फीमेल्स की बात हो जाती थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि फीमेल्स थोड़ा करने लगी हैं और मेल्स भी इस दिशा में आने लगे हैं। दिक्कत क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं, मैं मेल्स की बात करती हूँ, तो बाकी तो आपने ठीक है जो मैंने बताया कि आपको एडवांटेज है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये एरिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो आप देखेंगे कि जो आउटडोर वर्क वाले लोग हैं उनके क्रीजेस बहुत ज़्यादा आने लगती हैं स्किन पे। आपने बहुत मेल्स को देखा होगा 55-60 तक जाते जाते यहाँ पर एक डार्क पैच आने लगता है। तो जब वो आ गया और उसके बाद आप हमारे पास आएंगे, फिर बहुत मुश्किल है उसको ठीक करना। तो आई एम ग्लैड कि आजकल जैसे पहले जो है ब्राइडल ग्रूमिंग होती थी, तो अब ग्रूम की भी ग्रूमिंग होती है, तो व्हिच इज गुड। वाओ, दैट्स नाइस। बहुत ही बेसिक है, मैं आपसे अगर पूछूंगी तो आपको लगेगा कि क्या पूछ रही हूं? बेसिक की ही कहानी है। एडवांस तो हर आदमी नाइसिनामाइड और लगा रहा है। तो बात है एक छोटे से मॉइस्चराइजर की। क्या मॉइस्चराइज़र हर मौसम के हिसाब से बदलता है, या फिर मार्केट में इतने सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए ये चीज़ बनी है जो मुझे लगानी? तो स्किन जो है वो एक इवॉल्विंग ऑर्गन है। स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और 30 दिन में वो जो नीचे वाली लेयर है एपिडर्मिस की, वो ऊपर आके झड़ जाती है और नीचे से नई लेयर आती रहती है। तो हम जहाँ बैठते हैं एक्चुअली वी शेड आवर स्किन। तो स्किन इज द मोस्ट रिपेयरिंग मैकेनिज्म, जिसको हम डेड स्किन बोलते हैं। डेड स्किन बोलते हैं। और उसमें यहाँ पर फिर हम एक्सफोलिएशन की बात भी करेंगे कि अब लोग आजकल डेड स्किन भी हटाने में लगे। पहले हम उस स्किन को बचाने की बात करते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है, जो बेस लेयर से ऊपर तक सेल जा रहे हैं, ये सेल पहले तो ऐसे हैं गठे हुए हैं, धीरे 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 जाके वो ऊपर होके वो निकल जाते हैं। लेकिन इनके बीच में ये जो सीमेंटिंग लिक्विड है, जो अगर लिपिड है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे और इसको आप सप्लीमेंट नहीं करेंगे, सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज वही बात पोल्यूशन की, तो आप फिर क्या करेंगे, आपकी स्किन बजाय 30 दिन में चेंज होने के वो 17-18 दिन में आपकी स्किन ड्राई नज़र आने लगेगी। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट जिसके बिना काम नहीं चलता, वो है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन की हेल्थ को बना रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बना रहा है। देखिए, स्किन जो है वो सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, इट इज़ एन ऑर्गन। तो उसके बहुत सारे काम हैं। स्किन की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यूवी रेस से बचा रही है, जो भी बैक्टीरिया फंगस चारों तरफ हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रही है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो खुद हेल्दी नहीं है। तो इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप किसी भी कंपनी का देखेंगे, उसमें आपको अलग अलग नज़र आएंगे। लोशन होता है, क्रीम होती है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र होता है और जेल्स भी होती हैं। तो ये एक तो आप स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर आप टीनेजर हैं और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यंगर पर्सन हैं, 35 से नीचे हैं, थोड़ी सी नॉर्मल स्किन है, तो आप लोशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी उम्र ऊपर बढ़ती है तो आपकी इंटरनल जो है वो लिपिड्स कम होते हैं, तब आप क्रीम्स पे चले जाएंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये किसी ने एक पत्थर पे नहीं लिख दिया कि यही है आपका। तो अगर जनवरी है और जनवरी में 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, शदीद सर्दी हो रही है, तब आपको क्रीम का इस्तेमाल करना ही करना है। यहाँ पर फेस ऑयल्स का भी इस्तेमाल होता है। जो 50+ जो लोग चले जाते हैं तो उसमें फेस ऑयल्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी शुरू हो गई, देखिए पसीने शुरू हो गए, तो अनदर 2 मंथ्स तो फिर आप पसीने बहाने लगेंगे। फिर क्या मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो तब भी, तो तब आप लोशन पे चले जाइए, जेल्स पे चले जाइए। तो कहीं ना कहीं जैसे जब मौसम बदलता है, स्प्रिंग क्लीनिंग होती है और फिर दिवाली क्लीनिंग होती है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने मॉइस्चराइज़र को और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करें। लालच मत कीजिए। लोगों को ये लगता है अरे ये बर्बाद हो जाएगा, भाई अगले साल फिर सर्दी आएगी, ये खत्म होगी बोतल तभी चेंज करेंगे हम। तो उस चक्कर में स्किन को बर्बाद कर लेते हैं और फिर कंसल्टेशन पे पैसे हमें दे के जाते हैं। फेयर इनफ। तो कोशिश ये कीजिए कि जो बच गया, जैसे आज से ही
कल से ही थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, तो जो आप अभी तक मॉइस्चराइजर यूज कर रहे थे वो थोड़ा सा पसीना देने लगे, वो अंदर रख दें, उसको टाइट कर दीजिए, फ्रिज की चिलर ट्रे में डाल दीजिए, और फिर जब अगला मौसम आएगा तो उसे निकाल लीजिए। और यही काम अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए कि जब मौसम चेंज होने लगता है। तो स्किन केयर के लिए ऐसा नहीं है कि जब तक ट्यूब ख़त्म नहीं हुई तब तक उसको क्या करें, मतलब वो परेशान कर रही है तो भी आप लगाए जा रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं, साइक्लिकल है, सब कुछ साइक्लिकल होगा, ज़िंदगी है, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। और मैम एक और बात है कि हम कहते हैं, या शायद एडवर्टीजमेंट्स ऐसा कहती हैं कि ये मॉइस्चराइज़र या क्रीम्स जो हैं मेन के लिए है और ये विमेन के लिए है, वो कितना सही है? मेन और विमेन की स्किन, जैसे मैंने कहा कि उसकी थिकनेस में फ़र्क होता है, तो एक्चुअली सिर्फ थिकनेस में फ़र्क होता है। विमेन की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव ज़्यादा होती है बिकॉज साइक्लिकल चेंजेस होती हैं। जब आपकी मंथली साइकिल में देयर आर डेज व्हेन योर स्किन इज़ मोर ड्राई एंड इट नीड्स मोर मॉइस्चराइज़र। मेरा कहना यह है कि अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र माकूल आपके हिसाब से ठीक लग रहा है, उसको याद कर लें और उसको रेगुलर यूज़ करें। तो वो मेल और फीमेल का शायद इतना नहीं होता, मेल में थोड़ा सा वो सैलिसिलिक एसिड डाल के, दिस इज़ मोर ऑफ एन एडवर्टिजमेंट गिमिक कि भाई थोड़ी सी मोटी स्किन है तो वो अंदर चला गया। विमेन के साथ क्या होता है कि कभी कभी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो वहाँ पर फिर मॉइस्चराइजर्स फॉर सेंसिटिव स्किन आ रहे हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मेल फीमेल, अब वही बात है, देखिए लिख दिया तो कोई मेल फीमेल वाला नहीं यूज़ करेगा तो एक ही वॉशरूम में 2 मॉइस्चराइजर पहुंचाने का तरीका है। जी, जैसे होता है ना कि ये पिंक है तो ये विमेन का है, ब्लू है तो शुक्र मनाइए कि शैम्पू पे अभी इतना ज़्यादा लिखा हुआ नहीं आया है। यस, नहीं तो वो भी चीज़ें अलग होंगी। यस, बिल्कुल सही बात है मैम। एक और टर्म आजकल बहुत इन है, दैट इज़ एंटी एजिंग। तो मैम जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है या एंटी एजिंग क्रीम्स है, वो कब से हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है? एंटी एजिंग तो अंदर और बाहर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एजिंग दोनों बोल रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है जब उम्र बढ़ रही है, तो वो जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है आपकी, वो तो आप कुछ भी करें, जब आप 20 के थे तो वो 30 पे नहीं लगेंगे, जो 30 पे लग रहे हैं वो 40 पे नहीं लगेंगे। एक होती है एक्सट्रिंसिक एजिंग, जो आपकी वजह से, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या जो आपका लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वो क्रोनिकल के, वो जो वो ऐड आता है ना कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता, तो वो जो है वो एक्सट्रिंसिक एजिंग की कहानी है। तो उम्र तो है, तो उसमें आप कितना ध्यान रख रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब ज्योति ये बताइए, एंटी एजिंग, अगर एक 20 साल का बच्चा एंटी एजिंग कर रहा है तो क्या चाहता है? लगा रहे हैं एक्चुअली, क्या चाहता है? पता नहीं क्या चाहते हैं, बट बच्चे करते हैं। यस यस यस, ऐसा ही कुछ है साइकोलॉजिकल। एंटी एजिंग एक कॉन्सेप्ट है, और हमारा जो स्किन का ग्राफ है, स्किन में जैसे मैंने आपको बताया कि डेड लेयर्स हट रही हैं, नई लेयर्स आ रही हैं, ये एक इनपुट और आउटपुट वाली कहानी है कि आपकी बॉडी रिपेयर कैसे कर रही है। टिल योर 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी जो रिपेयर है वो नुकसान से ज़्यादा फास्ट होती है, तो आपको शायद पता भी नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, मतलब वो अपने आप बॉडी कर रही है। जब आप 35 प्लस पे जाते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस था रिपेयर वाला, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अभी तक ये फास्ट नहीं हुआ है, एक्सफोलिएशन फास्ट नहीं हुआ है, अभी आप 35 के हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मॉइस्चराइजर शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, छतरी ले लीजिए, सन प्रोटेक्शन कर लीजिए, तो आप उसको जो बाहर फटाफट हो गया है उसको कम कर लेते हैं। लेकिन जब आप 45 पे आ गए, अब ये जो रिपेयर था ये स्लो हो गया, तो अब आपको उसके अंदर मेहनत से चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सिरम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स, या जो आप प्रोसीजर्स करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, क्योंकि अब एजिंग के साइन आने लगे हैं, तो उसको आप रोकना चाहते हैं या उस प्रोसेस को आप स्लो करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप अगर 20 साल से एंटी एजिंग क्रीम लगाने लगेंगे तो 40 के होंगे, वो नहीं होने ओके। तो हर उम्र का, हर डिकेड का, जैसे मैंने बोला कि सीज़न के हिसाब से मॉइस्चराइज़र चेंज करते हैं, इसी तरह से हर डिकेड के हिसाब से आप अपनी स्किन केयर की नीड और चीज़ें चेंज करते हैं। सो द होल आइडिया ऑफ आवर डिस्कशन सिटिंग ओवर हियर इज़ टू मेक पीपल अवेयर। अगर आप इंटरनेट देख के कुछ चीज़ आजमाना चाहते हैं तो इतनी अक्ल तो आप में है कि आप वहाँ जाके देख रहे हैं और फिर उसको प्रोक्योर कर रहे हैं और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमारी बात सुन के सही बात क्यों नहीं कर लेते?
बात है, बट आजकल ऐसा हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहाँ जाते हैं, जो चीज़ें अवेलेबल है यूज़ करते हैं, ऐसा होता है। नहीं, यही हो रहा है, यही हो रहा है। वो एक ज़माना, हमारा ज़माना था। मैं कल एक लाइव स्ट्रीमिंग पे एक प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें एड्स बीच में आ रहे थे, तो मैंने कहा अरे ज़माना हो गया एड्स देखे हुए, बिकॉज अब हम बैठते ही नहीं हैं। Actually. तो अब जो देख रहे हैं वो सिर्फ रील्स देख रहे हैं। तो उसमें जो बात हो रही है वही हमारे जहन में जा रही है, और शायद इसीलिए पॉडकास्ट आर पिकिंग अप। यस, तो होल आइडिया इज कि आप अवेयर ही कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस किस तरह कर सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मुझे तो टेंशन ये है कि आज से 20 साल बाद ये जो आज की जनरेशन है, इसका होगा क्या? मतलब ये जो इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए एंटी एजिंग जो चीज़ें आपकी स्किन के लिए, सेहत के लिए बुरी हैं, उनमें सबसे बुरा है स्मोकिंग, जो आपके हाथ में है। पोल्यूशन है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। आपका खान पान कैसा है। और जब हम मॉइस्चराइज़र की बात कर रहे थे, एक बात रह गई थी कि आपको जो अपने आप को तर करना है, जो मॉइस्चराइज करना है, वो इन एंड आउट दोनों करना है। तो डिहाइड्रेशन को भी अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल हमारी वर्क स्पेस आप देखिए, एसी चल रहा है, तो स्किन इज़ टोटली डिहाइड्रेटेड। मतलब वो जो है वो एनवायरनमेंट पानी लेता जा रहा है। तो आपको अंदर से पानी पीने का भी ध्यान रखना है, आपको बाहर से मॉइस्चराइज़र भी। ये एंटी एजिंग ही है, यही है जो आपको एजिंग फास्ट नहीं करने। एज तो होना ही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रोक नहीं सकते कि नहीं होगी। वो तो प्रोसेस है ना। हाँ, आए प्रोसेस तो जाना है, तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, हाँ, उसको हम स्लो, उसको आप मेरे को कई बार लोग कह देते हैं कि मैम आपकी एज लगती नहीं है। मैंने कहा जिस दिन लग नहीं लगेगी बतानी बंद कर दूंगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि हाउ मच यू टेक केयर। एंड जब आपके कोई बोल देता है कि लगते नहीं है, तो यू टेक प्राइड इन दैट। Yes, of पर उस course. प्राइड के साथ मेहनत बहुत लगती है, तो इसीलिए तो आपका खाना पीना क्या है, ज़्यादा शुगर्स हैं या नहीं हैं। फिर हम आगे जैसे बात करेंगे कोलेजन की, कि आपकी कोलेजन स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो स्किन एजिंग इज़ इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर ओवरऑल बॉडी हेल्थ। तो उसके लिए खाली आप बाज़ार से एक हाइलोरॉनिक लेके लगा लें और सोचें कि अरे एजिंग हो गई, एंटी एजिंग हो गई, वो नहीं। तो मतलब आपको करीब 40-45 के बाद से आपको ये जो एंटी एजिंग जो पूरे सारे फॉर्मूलाज हैं, उनको हम 40-45 के बाद से यूज़ कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछिए कि 20 वाला क्या करे और 30 वाला क्या करे, तो मैं आपको बताऊंगी। मैम 20 वाले तो आजकल जेन जी जो हमारे हैं, उनका हाल तो ये है कि वो हर चीज़ पहले ही यूज़ कर लेना चाहते हैं। कुछ भी हो, कोई भी क्रीम लोशन कुछ भी मार्केट में आए तो दे वांट टू ट्राई। आई डोंट नो व्हाई, बट दे वांट टू एक्चुअली। नहीं, तो मेरा उनकी ताकीद उनसे ये होती है कि आप जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, एक होता है ओवर द काउंटर। तो ये सब चीज़ें जो बाज़ार में बिक रही हैं, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं कि आप अपने आप जाके ख़रीद सकते हैं। सॉल्ट उनके सेम होते हैं जो हम लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज बहुत अलग होती है, बिकॉज ओवर द काउंटर एक सर्टन परसेंटेज अलाउड है। आप जो है 10% हाइलोरॉनिक लगा सकते हैं, या 10% विटामिन सी लगा सकते हैं, आप 2% सैलिसिलिक लगा सकते हैं। जब हम उसको एज अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसकी हायर परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है, देखिए जब आप अवेयर हैं, जब आप उसमें आपको फ़र्क पड़ रहा है अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए, तो यू शुड हैव अ डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पास आप जाके सीज़न टू सीज़न। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपको ये नहीं है, वो 10 चीज़ लिख के नहीं देने वाला है, वो आपको बता देगा कि आप अगर ये सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अभी कीजिए, ये बाद में कीजिए। तो 20s में आप नाइसिनामाइड, इट्स अ ब्राइटनिंग सॉल्ट, तो आपको ब्राइटनिंग चाहिए। या अगर आपके एक्ने हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं ताकि वो एक्ने स्कार चले जाएं। जब आप 30s में हो गए तो आपको थोड़ी सी ह्यूमिडेंट चाहिए, तो यहाँ पर आप हाइलोरॉनिक इस्तेमाल करें। 40-45 पे स्किन ड्राई होने लगी, आजकल जो फैशन है वो रेटिनॉल का है। रेटिनॉल, यस। पर हर कोई उसी की बात करता है। बात ये है कि रेटिनॉल इज़ अ गुड सॉल्ट, लेकिन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में और ब्राउन स्किन पे, हम इतनी गर्मी में रहते हैं चारों तरफ, तो अगर आप रेटिनॉल बहुत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, सारा ज्ञान वेस्ट से आता है, तो वेस्ट में ना टेम्परेचर्स होते हैं और वो लोग ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं। उनके यहाँ अगर आज -30 भी हो रहा है तो वो बाहर खड़े होकर थोड़ी फ्रॉस्ट बाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ क्या है कि हमारा पोल्यूशन, हमारा एनवायरनमेंट, तो आप उसको अंधाधुंध नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर रेटिनॉल की बात है तो आप ट्वाइस अ वीक यूज़
यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन इरिटेबल लग रही है तो उसको आधे घंटे लगा के उतार दीजिए। चीज़ों का फ़ायदा लेना है, नुकसान नहीं लेना है, और ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी बिग साइंस। MBBS 5 साल, MD 3 साल, उसके बाद 25 साल की प्रैक्टिस। अल्लाह, अगर वो खाली एक रील देख के हो जाता तो बात फिर ही तो क्या बहुत आसान थी, था। सब डॉक्टर बन गए होते। देखिए, पीडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट को आपने मान ली, कोई बच्चे के माँ बाप अपने आप कुछ दवा कर रहे हैं तो या फिर जब आपको प्रॉब्लम है बट तो मैम ये प्रॉब्लम है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं इतना? इसलिए क्योंकि बाकी लोग जो है ज्ञान बांट रहे हैं। और उस दिक्कत क्या है कि जिसको नुकसान हुआ ना, वो कोई नहीं बोलता, कि वो शर्म से छुप के बैठ जाता है कि मैंने ये गलती की। और कभी कोई गलती किसी उसके प्रोडक्ट की होती है तो इसलिए उन्हें लगता है। दूसरा, डर्मेटोलॉजिस्ट, उन्हें लगता है कि इतने तो हम ही कर लेंगे। प्रॉब्लम माइंडसेट की है कहीं ना कहीं ना। तो देखिए, अगर आप 1500 रुपए की सिरम ले रहे हैं तो 1500-2000 डर्मेटोलॉजिस्ट को दीजिए, गाइड उसको अपना बनाइए, और मेहरबानी करके जब मत पहुंचिए जब आपने सब कुछ बिगाड़ लिया, उससे पहले पहुंचना है आपको। मैम अक्सर ना जब हम छोटे हुआ करते थे, आज से काफ़ी साल पहले, मम्मी कहती थी कि फेशियल नहीं लेना, है ना, फेशियल से स्किन ख़राब हो जाती है आपकी। तो जो ये फेशियल लेने की उम्र क्या है, आप बताएंगी हमारे व्यूअर्स को कि वो भी थोड़ा सा अवेयर रहें, ख़राब ना कर लें। देखिए, फेशियल्स का मकसद है क्लिनजिंग। फेशियल के 2 मकसद हैं, एक तो है सूदिंग। देयर इज़ अ पॉपुलेशन जिसको मसाज, स्पा बहुत सूदिंग लगता है, गुड फॉर यू। एक पॉपुलेशन है जिसको ये नहीं अच्छा लगता, पर उसके मन में है कि भाई मुझे तो फेशियल कराना ही है। और ये प्री ब्राइडल में बहुत दिक्कत होती है, जो होती है कि ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कराया और शादी से पहले सब कुछ हो रहा है, और फिर वो जो आफत आती है, रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस आ फिर जाती वो है, हम ठीक फिर आप आती है लाइन। तो इसीलिए फेशियल जो है, आप क्या करवा रहे हैं उसमें, वो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि नहीं है। यंगर पीपल, अगेन, सब कुछ ना उम्र के साथ आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। एज सिंपल एज दैट, कि जब आप 20s में हैं, 30s में हैं, आप अपने शऊर के लिए, आप अपने उसके लिए एक अंदर से कामनेस के लिए आप स्पा लें, वो लें, वो मुझे मंजूर है। लेकिन आप फोटो फेशियल ले रहे हैं, या ऑक्सी फेशियल ले रहे हैं, हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं, मतलब एक 25-30 साल वाले को क्या हाइड्रा की ज़रूरत हो गई। तो जब आप 35-40 होते हैं और जब मीनोपॉजल स्किन होती है तो उसमें ज़रूर होता है। देखिए, 2026 में जीने का फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ओवर कंजम्पशन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फेशियल आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है, फेशियल इज़ बेसिकली क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग, एक्सफोलिएशन, और फिर उसको पैक लगा के जो पोर्स और वो हैं वो बंद कर दिया जाता है। तो टीनेजर्स में हम जो फेशियल करना चाहते हैं, वो जब वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं उसको हटाने के लिए करना चाहते हैं। जो प्री ब्राइडल हम करते हैं वो सिर्फ ग्लो के लिए करना चाहते हैं। और मैं हमेशा ब्राइड्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ स्क्रब मत लगवाइएगा, बिकॉज स्क्रब करते ही वो स्किन जो है घिस जाती है एक तरह से, तो वो मत कीजिए। जब आप 40+ हो जाते हैं तो जैसे आप अपने रूटीन काम के लिए जाते हैं, एक सैलून डे होता है, तो उसमें अगर आप फेशियल कराते हैं तो इट्स परफेक्टली। तो फेशियल से स्किन टाइटनिंग नहीं होती? कई लोग कहते हैं कि स्किन टाइटनिंग हो जाती है, नहीं होती। फेशियल टाइटनिंग के लिए तो आपको फिर तो मशीन पे आ जाते हैं ना। देखिए, प्रोग्रेशन है, पहले खाली एक मसाज हो रही है, फिर एक फेशियल हो रहा है, फिर मशीन्स आ रही हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक है, RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं, फिर उसके बाद थ्रेड्स आ जाते हैं जो आप, मकसद तो टाइटनिंग है ना। तो टाइटनिंग जो है वो जो उम्र के साथ जो आपकी स्किन ढलक रही है, वो खाली फेशियल और मसाज से नहीं होगी। 40+ में अगर आपको टाइटनिंग करनी, बट ये आम आदमी तो यही सोचता है कि फेशियल करा के वो टाइटनिंग आ जाएगी, शायद मास्क लगाने के बाद। उसे बेचा जाता है ना, ये मार्केटिंग है सब कुछ। और जो आपके टाइटनिंग मास्क होते हैं जो जाके बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, देन यू टेक ऑफ, तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस। तो वो फिलहाल तो हो जाता है, वो अगले दिन आपने कौन सा उसको एग्जैक्टली वही मेरे ख्याल से फेशियल गलत नहीं है, लेकिन फेशियल की एक्सपेक्टेशन के वो आपको बिल्कुल आपकी स्किन टाइट कर देगा और वो कर देगा, वो नहीं होता। तभी तो जो सुपर फेशियल्स हैं, जैसे हम इंटेंस पल्स लाइट, फोटो फेशियल जिसे बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक फेशियल जिसे बोला जाता है, हाइड्रा फेशियल इज़ ऑल्सो सुपर फेशियल बेसिकली, जहाँ पर आप चीज़ें इन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो वो 40+ ही है, मतलब 40 से पहले करा के नुकसान ना हो पर फायदा भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल गेन समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट, सो रिफ्रेन। ओके।
मैम मैं जानती हूँ कि आप बहुत बात करती होंगी सनस्क्रीन के बारे में, बट मैं भी आपसे सच में जानना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन हमें कब लगाना चाहिए, सनस्क्रीन हमें घर में लगाना चाहिए कि नहीं, और हमें सनस्क्रीन कितना लगाना चाहिए? सनस्क्रीन एक ऐसा मुद्दा है कि बात करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स द बेस्ट एंटी एजिंग, इट्स द प्रोटेक्शन। प्रैक्टिकलिटी में किसी के बस का नहीं है। मुझे कई बार तो लगता है कि डॉक्टर शायद लिख के दे देते हैं कि कुछ काम ना बने तो वो कहेंगे देखा आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो ये काम नहीं किया, मतलब वो इजी वे आउट किया जा रहा है। क्यों सन से हम हिंदुस्तानियों को तो लगता है कि काले होने से बचने के लिए सनस्क्रीन चाहिए। मेन पर्पस तो सनस्क्रीन लगाने का यही है कि टैनिंग ना हो, हाँ। पर वो नहीं होता, वो उसके लिए हम सनस्क्रीन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सनस्क्रीन सन कॉजेस एजिंग। भाई सुन लीजिए आप लोग, एकदम सुन लीजिए कान खोल के। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये कि सबके मन में ना एक ग्लानि रहती है कि हाय हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। वो चाहते हैं पर वो लगा नहीं पाते हैं, तो वो उसमें एक जो है वो जैसे अपराध बोध लेके घूम रहे होते हैं कि हाय हम पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं और क्या अपनी स्किन पे सितम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सन अंदर गया उसने वो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स को ब्रेक करना शुरू किया। तो जो दिस इज एजिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एजिंग, कि आपके सेल्स की लाइफ कम हो जाती है और आपकी इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो स्किन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम इसको बचाना चाहते हैं बाय द सनस्क्रीन। टैनिंग तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट। और मैं यहाँ पर ये भी बोल दूँ, टैनिंग इज़ अ गुड रिफ्लेक्स। टैनिंग का मतलब ये है कि जो मेलानिन, जो हमें जो ऊपर वाले ने अडेप्टेशन हुई हमारी, वो यही थी कि वी हैव मेलानिन सेल्स। हर 10वां सेल हमारा मेलानिन सेल है। क्यों? इसलिए कि जब धूप की छाएं पड़ती है तो वो मेलानिन सेल्स मेलानिन बना के एक छतरी बना लेते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बन गई, तो सनरेज अंदर नहीं जा पा रहे, तो आपकी स्किन को खराब नहीं कर पा रहा, बर्न नहीं करेगा कहीं ना कहीं। तो टैनिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। वो हिंदुस्तान में पता नहीं, बिकॉज हमें गोरा होना है तो वो टैनिंग बहुत तो है। वो, पर उसमें दिक्कत क्या है कि सनस्क्रीन इज एन एक्टिव प्रोडक्ट। एक्टिव का मतलब है कि वो एक सतह के नीचे जाके बैठता है। इट्स नॉट लाइक अ मॉइस्चराइज़र, जैसे मैं मॉइस्चराइज़र बोल रही थी कि वो सीमेंटिंग प्रोडक्ट है। ये नीचे जाके बैठता है और रेस को नीचे नहीं जाने देता है। तो जो प्रोडक्ट आपके ब्लड फ्लो वाले एरिया में है तो 2 घंटे में तो वो चला जाएगा ना जब ब्लड फ्लो आएगा। तो सनस्क्रीन या तो आप रूटीन में रेगुलरली लगाएं, उसको रिपीट करें एवरी 2 आवर्स। अगर आपको पसीना आया है तब भी और नहीं आया तब भी भाई पसीना आया तो बह गई ना, ये तो प्रोडक्ट दोनों तरह से सनस्क्रीन गायब हो गई। एक तो आपके ब्लड फ्लो में चली गई, एक आपने पसीना पोंछ दिया। तो उसका तरीका ये है कि सनस्क्रीन की अहमियत है सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। सनस्क्रीन्स आते हैं हमारे, वो क्या क्रीम है या फिर वो सन से प्रोटेक्शन देती है हमें? सनस्क्रीन हमारा एक इट्स पार्ट ऑफ सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको धूप से अपने आप को बचाना है, तो उसके अलग अलग हिस्से हैं। ऑस्ट्रेलिया में सन इज़ वेरी हार्श, वहाँ ओजोन होल है, तो वहाँ पर एक कैंपेन चलती है स्लिप स्लैप एंड स्लॉप। स्लिप इन द शेड, 11 बजे से 4 बजे तक धूप में मत जाइए। जब पहला ज़माना था तो हमारे यहाँ जब किसान जाते थे तो वो सुबह सुबह काम करके फिर एक आफ्टरनून सीस्टा होता था और फिर शाम को सो जाते थे। वो एक, बिकॉज जहाँ आप रह रहे हो उसी हिसाब से आपका काम हो रहा था। तो आप कोशिश करें कि मॉल जाना है या कुछ करना है तो वो दोपहर को कर लीजिए, लेकिन अगर आपको बाहर रहना है तो स्लिप इन द शेड, सुबह 11 से 4 बजे तक आप छाया में रहें। स्लॉप का मतलब है सनस्क्रीन को स्लॉप करके लगाइए, मतलब भर भर के लगाइए। तो सनस्क्रीन जो है वो केमिकल भी हो सकती है जो आमतौर पर ट्यूब में मिल रही है, और दूसरी वो फिजिकल भी हो सकती है जो आप ज़्यादातर खिलाड़ियों में देखते हैं जहाँ पर वो वाइटिश नजर आता है, जिंक ऑक्साइड होती है वो। तो उसी का जो नॉर्मल वर्जन है विच इज़ कंपैटिबल विद आवर लाइफस्टाइल इज़ कैलामीन लोशन। तो अगर आप कैलामीन लोशन 3-4 तरह से बनता है, 3-4 चीज़ों से बनता है। उसमें मुल्तानी मिट्टी होती है, एक बेंटोनाइट मिट्टी होती है। मकसद है कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बने। तो अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और सुबह आप एक हल्का सा कैलामीन लोशन का वो लगा के भेजेंगे तो वो स्किन की प्रोटेक्शन बड़े अच्छे से करेगा। लेकिन स्कूलों को ये ताकीद होनी चाहिए और कहीं ना कहीं टीचर्स को भी कि जब आपका
गेम्स पीरियड हो रहा है या जब आउटडोर एक्टिविटी हो रही है, Ground में पहली जा बात रहा है तो ये बच्चा। है कि 11 बजे से पहले होनी चाहिए भाई, स्कूल तो सुबह शुरू हो गया। जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चों को सनस्क्रीन लगवाइए, मतलब वो सनस्क्रीन वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी स्कूल की चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा, सनस्क्रीन जो है अलग अलग तरह से मिल रहा है, क्रीम, जेल, लोशन मिल रहा है, तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए, आप अपने मौसम के हिसाब से लगाइए कि अभी का मौसम लोशन से चल रहा है, गर्मी आ जाएगी तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सर्दी में आप क्रीम बेस्ड लगा सकते हैं। लेकिन सनस्क्रीन को लगाना इट्स अ जॉब। सनस्क्रीन की क्वांटिटी बहुत सारी चाहिए, तो हम उसे कॉइन शेप्ड बोलते हैं कि 1 रुपए का सिक्का जितना है वो एक एरिया पे लगता है, तो इतनी सनस्क्रीन आपको चेहरे पे लगानी है, इतनी ही सनस्क्रीन आपको हाथ पे लगानी है, गर्दन भी है। गर्दन पे लगानी है। तो मतलब वो होता है ना कि ऐसे ऐसे किया लगा लिया और सनस्क्रीन लग गई ना। इट्स अ लेयर, आपको लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करनी है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट 20 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट। इट्स एन एक्टिव प्रोडक्ट, तो जब तक उसको एक्टिव होने का मौका नहीं मिलेगा, आप लगाते ही बाहर चले जाएंगे तो आप सिर्फ मन की शांति कर रहे हैं। और मैम जो ये SPF होते हैं, ये डिफरेंस इनमें क्या है? SPF कोई ना कोई तो एक मापदंड रखना पड़ेगा कि आप SPF के कौन सनस्क्रीन को चूज कर रहा है। एक जो दिमाग में सबके है कि हायर द SPF द बेटर, द मोर द प्रोटेक्शन, वो नहीं है। हमारा जो ब्राउन स्किन है उसका खुद का SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर, उसका खुद का SPF 5 से 10 SPF तक होता है डिपेंडिंग ऑन द शेड ऑफ आवर कलर। जो हमें माकूल है, जो हमारे लिए सही है, वो है SPF 30 से 50। रोज़ की ज़िंदगी में 30, अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, समुद्र के पास हैं, पहाड़ों में हैं, तो आप 50 लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान कर सकता है। तो मैंने तो ये देखा है SPF 70 भी आता है आजकल, वो भी लोग लगाते हैं। मतलब खासकर वो बच्चों को तो 100 हाँ, लगा बच्चों रहे को हैं। अगर पानी में जा रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है, तो उसको रगड़ के लगा देते हैं। और सनस्क्रीन में भी वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स आती हैं, तो जब आप पानी की एक्टिविटी में जा रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट लगाएंगे। एक बात की थी कि इंडियंस को गोरे रंग का बहुत ऑब्सेशन है। देखिए, कुछ ना सोसाइटी के काम है, मतलब वो सोशल प्रेशर, हर जगह के ब्यूटी मापदंड जो हैं वो हर कॉन्टिनेंट के, और वो मैं तो इसे गुलामी की मानसिकता मानती हूँ, क्योंकि उन्हें हम मेम साहब बोला करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि हम भी मेम बन के अदरवाइज देयर इज नो रीजन। कच्चे दूध को लगाने से रंग गोरा हो जाएगा, होता है क्या ऐसा? कच्चा दूध कहाँ से मिलता है? तो मदर डेयरी के पैकेट्स, यस, मदर डेयरी का पैकेट तो पास्चराइज्ड मिल्क है। ओह यस, ऑलरेडी। डू यू नो व्हाट इज पास्चराइजेशन? अब आप ही बता 170 दीजिए। डिग्री पे उसको बॉयल किया जाता है, फिर ठंडा करके दोबारा बॉईल किया जाता है। तो अगर आप डेयरी से डायरेक्ट मिल्क नहीं लेके आ रहे हैं और उसमें फिर बतेरी चीजें, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया की टेंशन रहती है, बैक्टीरियाज हैं आजकल, तो इंजेक्शंस भी हैं। जमाना बदल गया, चीजें बदल गई, तो कच्चे दूध को हटा दीजिए, आप उस दूध पे मलाई को इस्तेमाल कर लीजिए। मकसद तो टैनिंग का है ना। तो जो हमारे ज़माने में नहीं, हमारे जो सोसाइटी में होता था, उपटन जिसे बोला जाता था जी, तो उपटन इज़ अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 3-4 वो जो एक हल्दी की रस्म है शादी में। वो क्या रस्म है? उसमें हल्दी तो अब बोला गया है, हाँ पहले तो उपटन बोला जाता था, लगाते थे। तो अब तो वो इट्स मोर ऑफ मैरिनेटिंग इन हल्दी देन डूइंग एनीथिंग गुड। तो उस उपटन का मकसद यही था कि वो जब आपके ऊपर उपटन लगाया जाता था तो वो ऊपर की एक लेयर को एक्सफोलिएट कर देता था, तो वो जो डेड लेयर थी जब वो निकल जाती थी तो आपकी थोड़ी सी शाइन आ जाती थी, और जाहिर बात है कि डेड लेयर से आप डार्क लगते हैं। मेरा कहना ये है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। नेचुरल चीज़ें ही अच्छी हैं। नेचुरल आजकल नेचुरल नहीं मिलती ना। तो मैम आप एक फेस पैक बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स घर पे बनाएं, लगाएं और अपनी स्किन को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। फेस पैक या तो डी टैनिंग पैक हो सकता है या मॉइस्चराइजेशन हाइड्रेशन पैक हो सकता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने उपटन बोला, हाँ, या हमारी हल्दी, बेसन, खीरे का पैक कर सकते हैं, बेसन का पैक होता है। तसल्ली से बैठ के उसे प्रिपेयर कीजिए, उसको अच्छी तरह चिल्ड कीजिए या उसको इमल्सिफाई होने दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं। फिर एक ठंडे कमरे में बैठ के मुंह धो के उसको इवनली पूरा फेस और नेक तक लगाएं, 10 मिनट तक उसे लगाए रखें और फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से उसे उतार दें। लेकिन जब आप किसी भी होम रेमेडी को उतारते हैं तो उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मैम सुबह हम लोग नहा धो के घर से तैयार होके निकलते हैं,
तो हमारा एक बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए, स्किन रूटीन, जो हमारा पूरा दिन चले और जिससे हम बेफिक्र हो सकते हैं कि हाँ हमने लगा ली, क्योंकि मार्केट तो इतना सारी चीज़ों से भरा हुआ है। एग्जैक्टली तो पहली चीज़ तो है फेस वॉश, बिकॉज हम जो पोल्यूशन बाहर से ला रहे हैं वो हम अपने साथ रखना नहीं चाहते। अब बाहर पोल्यूशन है तो है, पर उसको घर आते ही सबसे पहले आपको उतार देना है। सैलिसिलिक एसिड जो फेस वॉश होते हैं या फोमी फेस वॉश जो होते हैं वो ऑयली स्किन, टीनेज स्किन और गर्मी के लिए होते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है तब आप नॉन फेमी नॉर्मल फोमी फेस वॉश पे आ जाइए। जब सर्दी आ जाती है तब आपको क्लिनजर्स चाहिए। क्लिनजर्स क्या करते हैं, वो फेस से एक्सेस ऑयल और स्वेट तो हटाते हैं पर आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते हैं। तो ये वही बात कि स्प्रिंग क्लीनिंग करनी है तो आपको फेस वॉश सबसे अहम चीज़ है जो आपको करना है। तो सुबह जब आप उठे पहले एक हल्के से स्किन पे पानी डालिए, उसके बाद उसको फेस वॉश करके डैप ड्राई कीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लेके उसे हाथ पे लीजिए, उसको इस तरह से इमल्सिफाई कीजिए तो आपकी बॉडी हीट से वो मॉइस्चराइज़र भी एक्टिवेट होगा। फिर उसको लेके पहले ये एरिया, ये दिस इज़ द ओ जोन, दिस इज़ द टी जोन। टी जोन हमेशा ऑयली होता है, ओ जोन हमेशा ड्राई होता है। तो पहले ओ जोन से शुरू कीजिए, फिर उसको पूरे चेहरे पे लगाइए और नेक पे नीचे से ऊपर लगाइए। शायद एक टीनेजर की या यंगर लोगों की ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन 35+ विमेन एंड मेन हैव टू डू द नेक ट्रीटमेंट ऑल्सो। जब आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अब अगर आप 11 से 4 वाली कहानी है आपकी तो आप SPF लगाएंगे। और अगर आपको सिर्फ गाड़ी में बैठ के अभी 10 ही बजे हैं और ऑफिस तक जाना है, अंदर रहना है, तो अब आप एक फिजिकल सनस्क्रीन लगाएंगे जो बहुत अच्छी तरह, जो बाज़ार में जो फाउंडेशंस मिलती हैं, जो लिक्विड फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन का फ़ायदा ये है कि वो इमल्सिफाइड होती है, आपके रंग की होती है, नज़र नहीं आती और आपके चेहरे पे एक लेयर बनाती है। और ये बात मैंने, जितने मेरे फैमिली के मेल्स हैं और जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया है कि फाउंडेशन इज़ नॉट मेकअप, फाउंडेशन इज़ स्किन केयर। सो उसको आप अभी तक तो लोग यही समझते हैं मैम, फाउंडेशन इज मेकअप, और फीमेल लगाती हैं वो। फीमेल लगाती हैं तो इट्स अ स्किन केयर। तो आप एक ड्रॉप लेके, बाकी तो आपकी दाढ़ी है जो आप शेव कर रहे हैं, पर कम से कम इस एरिया पे लगा लें, ताकि ये जब आप 40 के होंगे ना, इतने क्रोज फीट और इतना थिक स्किन हो जाती है मेल्स की कि फिर उसको रिपेयर करना भी आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि मेल्स ना कई बार सिर्फ बालों पे ही परेशान होकर रह जाते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, यहाँ से नीचे स्किन पे तो आ ही नहीं पाते वो लोग। टेस्टोस्टेरोन की कहानी है कि वो बाल को झाड़ेगा, लेकिन फिर आप स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर गर्मी है तो आप हल्का सा एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसे लगा सकते हैं ताकि वो पसीना ना आए। ये तो हमारी फेस स्किन की बात हो गई। हम हमेशा ज़्यादातर फेस स्किन की बात करें, पर आपको पता है एजिंग सबसे पहले कहाँ नज़र आती है? हाथों पर। ओ हाँ, हाथों हम लोग पर। एक्चुअली हम लोग फेस पे इतना ध्यान देते देते गर्दन और हाथ पैर भूल जाते हैं ना। तो हाथ को भी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कीजिए, और जो कैलामीन लोशन आप चेहरे पे लगा रहे हैं वो हाथों पर भी लगाइए। और पैरों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सर्दी में वो उस पे रहते हैं। लेकिन एक तजवीज़ मेरी रहती है, और ख़ासकर लेडीज़ के लिए, कि जब आप बाहर जा रही हैं तो आपके चप्पल या जो आपके फुटवेयर है वो 2-3 तरह के उसमें डिज़ाइन होने चाहिए। एक आध पट्टी होनी चाहिए, एक आध वी होनी चाहिए, ताकि वो टैनिंग एक ही जगह ना हो। मतलब नहीं तो वो पैर पे चप्पल के निशान बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू आर अवेयर और आप ध्यान देते हैं, कोई मैंने बहुत बड़ा काम तो बोल नहीं दिया, सबके घर में 4 चप्पल होते हैं। क्योंकि आप रात को अपने दिन में जो भी आपने स्किन के ऊपर अत्याचार किया, रात को उसको थोड़ा सा मलहम लगा दीजिए ताकि वो एज फास्टर ना हो। सबसे पहली चीज़, नाइट रूटीन से भी ज़्यादा जब आप घर वापस आते हैं, क्योंकि बाहर से आप पोल्यूशन लेके आ रहे हैं, स्वेट है, सिबम है, तो जैसे मैं ये बोलती हूँ कि सुबह आप फेस वॉश ना करें वो फिर भी बनता है, लेकिन वापस आके फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप बाहर से लेके आए उसको आप आके फेस वॉश से उतार दें। लेकिन जब भी आप फेस वॉश करें, प्लीज़ अपने बाथरूम में ही जहाँ पर फेस वॉश साबुन रखा है, एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर रख लीजिए। हाथ के हाथ वहाँ पर उसको यू हैव टू रिप्लेनिश। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उतार के बैठ गए, आपने पोल्यूशन उतारा है, पर आपको मॉइस्चराइजेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आइए, बैठिए, खाना पीना खाइए। जब सोने का टाइम हो तब एक बार, अगर आप अंदर ही रहे हैं, बाहर नहीं गए हैं, तो रिपीट फेस वॉश की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस वक्त हल्का सा पानी से मुंह धोया, डैप ड्राई किया,
और जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम, सिरम, हाइलुरोनिक, ये सब आता है, अंडर आई क्रीम्स, ये सब रात को लगानी चाहिए। और रात को लगा के फ़ायदा ये है कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है तो वो अपना काम बेहतर करे। जैसे आपने बताया कि रात को हमारी स्किन रिपेयर होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्लीज़ आलस ना कीजिए। वो जो पार्टी से आए और मेकअप उतारने का आलस है ना, अब पार्टी में गए थे, आपने मस्कारा भी लगा रखा है, आई शेडो भी लगा रखी है, ये दीज आर ऑल ऑयल बेस्ड मेकअप्स, तो ये आपके फेस वॉश से भी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर क्रीम लेके उसको कॉटन से हटाना पड़ेगा। कई बार मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि लोग मेकअप को बहुत दोष देते हैं कि मेकअप करते हैं तो इसलिए एक्ने हो गए। मेकअप करने से नहीं होता, आप मेकअप हटाते नहीं हैं इसलिए होता है। उतारा ही नहीं इसलिए हो गए वो। इसीलिए मैम एक्चुअली हमने देखा है कि खासकर फीमेल्स में या मेल्स में भी आप बेहतर बता पाएंगी कि 40 की उम्र होते होते हमारा फेस का जो ग्लो है वो चला जाता है, बहुत स्किन हमारी मुरझाई हुई सी लगती है। तो मैम क्या हमारी स्किन केयर के रूटीन में बदलाव होना चाहिए या कुछ और बदलाव करें हम अपनी लाइफ में? एक तो आपको जो है, जैसे मैंने बताया कि ये प्लस और माइनस वाला जो सवाल है कि वो प्लस कम होने लगता है, माइनस ज़्यादा होने लगता है, तो अब इस प्लस को आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप अब आपको एक नाइट रूटीन आपका होना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप काम करते हैं, अगर ज़िंदगी के नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, चाहे वो ट्रैफिक का स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है, यू नीड सप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आपको नाइट क्रीम्स की, नाइट सिरम्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको ऐड देख के आपने कोई नाइट सिरम लिया और वो आपको लग रहा है कि वो आपकी स्किन पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर हर चीज़ को एक टाइम फ्रेम देना चाहिए। अगर 2 हफ्ते आपको लगा कि आपने लगाया फिर भी वो काम इतना नहीं कर रहा है या जो ब्राइटनेस चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो फिर देन यू शुड आस्क एन एक्सपर्ट। तो आप जाइए, 2-3 महीने में एक बार मिल के आइए, अपना सामान लेके आइए और काम। तो कितनी बार एक साल में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? सर्दी, गर्मी, बरसात। ओके, जब जैसे जैसे वेदर चेंज हो आप विजिट करिए। और आपको सर्दी, गर्मी, बरसात में जब वो लिख के देंगे, वो आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल तो वो आपको बड़ा अच्छा काम करेगा। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी फिर दोबारा चले जाइए। तो इसीलिए हमने बहुत सारे मार्केट में ना चीज़ें देखी हैं, जैसे आपने बोला भी रेटिनॉल और ये और वो, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और ये और वो एसिड। तो मैम किसी चीज़ में लिखा होता है 10% है, किसी में लिखा होता है 5% और किसी में 2% भी लिखा होता है इवन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन आपकी स्किन या किसी और की स्किन के हिसाब से लेना? मैंने आपको यही बताया कि जो परसेंटेज डिवाइड होती है वो ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होती है। अब अगर कोई एक कंपनी 2% नाइसिनामाइड बेच रही है, वो 2% ही बेच सकती है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो इलाज भी नहीं है। तो अगर आप उसको रूटीन चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो वो चलेगा। पर अगर 2% एक 45-50 साल वाला लगा रहे हैं तो उसको नहीं चलेगा। तो आपको कुछ नहीं डिसाइड करना, मैंने तो वही बोल रही हूँ ना कि जो आपको लग रहा है कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जैसे रेटिनॉल से मुझे बहुत टेंशन होती है, बिकॉज रेटिनॉल का नुकसान लोगों को समझ नहीं आता। और मैं पॉडकास्ट करने को शायद अग्री भी इसलिए कर जाती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये बात मैं पहुँचाऊँ कैसे लोगों तक। तो बाकी चीज़ अगर आप नाइसिनामाइड लगा रहे हैं, विटामिन सी लगा रहे हैं, आपको मिलेगा ही बाजार में 10%, आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट सेल इट। उसके साथ क्या है कि वो फायदा धीरे धीरे करे पर नुकसान कम करे। अगर आपकी स्किन उससे एलर्जिक है तो अलग बात है, एलर्जिक है तो फिर उसको दोबारा ट्राई मत कीजिए, फिर 3 दिन बाद एक बार दोबारा लगा के देखिए। हो सकता है उस दिन आपकी साइकिल की टाइम अलग हो सकता है उस दिन आपने धूप में, तो हर चीज को एकदम ब्लेम ना करें, लेकिन उसको 2 चांस देने के बाद भी अगर नहीं सूट कर रही है तो मत। तो इसके कोई कॉम्बिनेशन होते हैं मैम कि इसके साथ इसको लगाना चाहिए? नहीं, वो बाजार में वो कॉम्बिनेशन ही मिलते हैं। द कंपनीज आर इतना R&D वो कर रही हैं कि वो नॉन कंपैटिबल चीज़ों को नहीं दे रही हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है कि लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो ज़माना नहीं है कि लोग कहते हैं कि बस हमारा तो हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे। वो अलग बात है, वो कुछ नहीं से कुछ ज़्यादा पे आ गए हैं, पर वो गलत नहीं है। मैम हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कोलाजन की, तो मैम कोलाजन क्या होता है? क्या हमारी बॉडी खुद से बना लेती है? कोलाजन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो मैं आपको स्किन की स्ट्रेंथ बता रही थी, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो कोलाजन से ही आ रही है ना। कोलाजन ही है जो आपका बेसिक है। मतलब अगर ईंटें आपकी सेल्स हैं तो जो बीच में सीमेंट करता है वो कोलाजन है।
कोलेजन के साथ क्या है कि वो उम्र, एजिंग इसी को बोलते हैं कि टिल यू आर 35 योर कोलेजन प्रोडक्शन इज मोर देन द कोलेजन डिस्ट्रक्शन. 35 to 45 इट्स ऑलमोस्ट इक्वल जो आपकी बॉडी बना रही है और जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो रहा है. पोस्ट 45 प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है. कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी एंड जिंक की ज़रूरत होती है जो बॉडी यूज़ करती है. इसीलिए जिंक को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, माने कि उसकी बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है. तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी यूज़ लॉट्स ऑफ जिंक टू गिव टू द पर्सन्स, बिकॉज वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हो गया तो आपकी बॉडी नेचुरल कोलेजन बनानी बंद कर दी या कम कर दी. तो हमारा उसूल ये है कि इफ़ यू आर 45+ तो कोलेजन आप ओरली ले सकते हैं, लेकिन कोलेजन है, एंटीऑक्सीडेंट की हम बात करेंगे, या आजकल हल्दी के कैप्सूल भी हम टर्मरिक और करक्यूमिन पे आ गए. पोस्ट कोविड जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बिकॉज हमारा सारा स्ट्रेस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे हो गया है रादर देन ट्रीटमेंट करने पे. हम चाहते ही नहीं कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े. हम ये चाहते हैं कि सर्दी में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोलेजन खासकर 45+, और ये मेन और विमेन दोनों को लेना चाहिए. कोलेजन 20 टाइप्स के होते हैं पर स्किन एंड जॉइंट्स कोलेजन 1, 2, 3 होता है जो आराम से मिल जाता है. अगर आपको मसल एक हो रहा है, आपके स्किन ड्राई हो रही है, आपके जॉइंट्स हो रहा है, तो फिर तो वो 5 mcg कुछ नहीं करेगा ना. तो आजकल हमारे पास वेज कोलेजन और नॉन वेज कोलेजन दोनों मौजूद है हिंदुस्तान में, जिसपे एक ब्राउन डॉट और ग्रीन डॉट होता है. नवंबर टू दिसंबर, जनवरी, फेब, आई रिकमेंड दैट ऑल 45+ मेल एंड फीमेल कम से कम 2-3 महीने के लिए कोलेजन लें. सर्दी और गर्मी का फ़र्क इसलिए करती हूँ बिकॉज सर्दी में आपकी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बेहतर होती है इन प्रोडक्ट्स के लिए. गर्मी में वो उतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आप लेंगे भी तो भी वो उतना काम नहीं करेगा. तो और आपको ईयरली जितना आपका कोटा है, अगर आप 2 महीने ले लें तो वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है. पर अगर आप 2026 में जी रहे हैं और आप कोलेजन नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान कर रहे हैं. तो ले ही लेना चाहिए. और मैम, बोटॉक्स की ज़रूरत कब पड़ती है? क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ हर किसी को पहले ना चबी चीक्स चाहिए होते थे, आजकल ओवर चबी हो रहे हैं सब लोग. पिलो इफेक्ट. That's called pillow effect. That's not chubby. वो जो है वो चबी होते वो किसी कहीं और निकल गए. चलिए यहाँ पर रिंकल्स की बात करते हैं. ठीक, हमारी मसल्स हैं, दे आर एक्टिव मसल्स. फेस पे इतनी मसल्स इसलिए आई हैं बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी इंटरेक्ट विद एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस. हंसना, रोना, परेशान होना सब चेहरे पे नज़र आता है. ठीक है, और उसमें हर मसल अपना काम करती है. तो देर आर समथिंग कॉल्ड एज डायनेमिक रिंकल्स. डायनेमिक का मतलब है कि वो मसल आपके एक्सप्रेशन के साथ एक्टिवेट होती है. जब मैं हंसती हूँ ये मेरी लाफ लाइन्स आई हैं, यहाँ पर क्रो लाइन्स आएंगी. जब मैं फ्राउन करूँगी तो ये मेरी फ्राउन लाइन आएंगी. दूसरा जो होता है स्टैटिक रिंकल्स होते हैं. ये डायनेमिक मैंने जैसे बोला, एक होते हैं स्टैटिक रिंकल्स जो उम्र के साथ आएंगे ही आएंगे, जिसमें ये पेरी नोजल जो नेजल लाइन है, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी बिकॉज हमारा ये फैट कम होता चला जाता है तो ये लाइन आ जाती है. यहाँ पर एक आपको गड्ढा नजर आएगा, ये जो है आँख के नीचे थोड़े से गड्ढे नजर आएंगे. ये उम्र का वो है. इसके लिए फिलर्स इस्तेमाल होते हैं. पर पहले हम बोटॉक्स पे आ जाते हैं. तो बोटॉक्स जो है वो ये जो एक्सप्रेशन वाली जो मसल्स हैं उनको पैरालाइज कर रहा है. तो बोटॉक्स जब आप ज़्यादातर हम लगाते हैं, जो शुरू किया था वो क्रोज फीट के लिए शुरू किया था. तो यहाँ पर आप 4-4 यूनिट बोटॉक्स लगाते हैं तो वो मसल्स जो हैं वो आपके हंसने के साथ वो क्रोज फीट नहीं करती हैं. या हम ग्लैबुलर फोल्ड के लिए लगाते हैं तो वो आपका शुरू जो है ना, जब किया था तो किसी इंडिकेशंस के लिए किया था, फिर वो आपके एक फैशन में आ गया तो वो अलग हो गया. दूसरी चीज़, फेस को हम डिवाइड करते हैं. अपर फेस पे बोटॉक्स होता है, लोअर फेस पे फिलर्स होते हैं. बोटॉक्स और फिलर्स, बोटॉक्स खासकर गलत नहीं है, लेकिन इट नीड्स अ कमिटमेंट इन द सेंस कि अगर आप लगा रहे हैं वो 4 महीने में उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग. बिकॉज वो कोई परमानेंट, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आपका चेहरा तो छोड़ दीजिए, आप वहीं वापस आ जाएंगे. और उसमें एक बात ये ज़रूर बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोटॉक्स छोड़ दिया तो आप बदतर हो जाएंगे. ना, आप बदतर नहीं होंगे, आपकी मसल्स उसी लेवल पे आ जाएंगी जहाँ वो थी. बोटॉक्स इज़ योर डिसीजन. मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि गो टू अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड.
सबको लगता है कि इंजेक्शन ही तो है। भाई अगर इतना ही इंजेक्शन होता तो फिर वो इतना महंगा और इतना उसकी वो क्या होती, इतनी मेहनत क्यों लगती। तो किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए जहाँ रेगुलरली वो काम हो रहा है। फिलर देखिए, हम हाइलोरॉनिक एसिड की बहुत देर से बात कर रहे हैं। तो हाइलोरॉनिक एसिड इज़ समथिंग विच इज़ ह्यूमेक्टेंट। ये लफ्ज़ हैं जो अगर आप रिसर्च करते हैं नॉर्मल स्किन प्रोडक्ट्स की तो आपको काफ़ी हद तक ये पता होते हैं। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है इट ट्रैप्स वाटर, तो वो आपकी स्किन को अंदर से ड्राई नहीं हो रहा है और आपके कोलेजन और इलास्टिन को एक लेवल दे रहा है। तो आपको फिलर की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पर क्रीज हो गई, जैसे ये एक परमानेंट क्रीज है, तो यहाँ पर अब मैं इसको या तो मैं फेस लिफ्ट कराऊँ, वो पूरा ऊपर कराऊँ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर फिलर डालूंगी तो वो स्किन जो ऐसे हो गई थी वो ऐसे हो जाएगी। पर शुक्र है कि फिलर की भी कहानी यही है कि वो 6 महीने में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज अगर कहीं गलत डल गया, अनइवन डल गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़िंदगी भर भुगतेंगे। लेकिन आजकल सब कुछ शुरू हुआ था आज से 15-20 साल पहले। तो जो अब उस उम्र की लेडीज़ हैं जो 50+ हो गई हैं, जिसमें हमारी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भी हैं, तो वो 20-20 साल से वो फिलर डलवा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो फिलर क्या हुआ है, वो माइग्रेट करते करते यहाँ आ गया, तो आपकी आंखें छोटी हो गई और सबकी शक्ल एक सी लग रही है। हर कोई एक जैसा लग रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पिलो इफेक्ट, कि वो फिलर जो है इधर। मुझसे मेरे जो प्लास्टिक सर्जन दोस्त थे वो काफ़ी खफा रहते कि तुम लोगों ने ये फिलर और बोटॉक्स कर करके, अब तो थ्रेड्स भी डलने लगे हैं कि आप एक थ्रेड डालिए ताकि वो वहाँ पर। तो अगर कोई फेशियल लिफ्ट के लिए या फेस लिफ्ट के लिए जाता है तो अंदर की एनाटमी सारी हिली हुई होती है, क्योंकि आपने नेचुरल तो कुछ रहने ही नहीं दिया। होली आ रही है, अभी मार्च आते ही होली आ जाएगी। होता क्या है, हम पूरे साल अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत देखभाल करते हैं। होली वाले दिन कोई आता है, होली है बोल के आपके मुंह पे रंग लगा के चला जाता है और आपकी सारी पूरे साल की मेहनत खराब। तो हम होली में अपनी स्किन की कैसे केयर? देखिए, होली के जो रंग हैं वो रंग को बाहर ही रहने दीजिए। होली खेलने में कोई नुकसान नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की और उस रंग को जल्दी से निकाला नहीं तो वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें ठीक है, स्किन की इरिटेशन की कहानी है, एलर्जी की कहानी है, लेकिन हमें जो डर लगता है, ये जितने भी कलर होते हैं, एक ड्राई कलर है, एक वेट कलर है। ड्राई कलर में जो गुलाल होता है, रंग तो किसी ना किसी उससे आ रहा है, मेटल से आ रहा है, और जो गीले कलर हैं वो तो इंडस्ट्रियल डाई से ही बनते हैं। देयर इज़ नो अदर वे टू मेक दैट कलर। तो मकसद ये है कि कलर लगाने से पहले सुबह आपको प्रोटेक्शन अपनी तैयार रखनी है। स्किन के ऊपर एक हल्का सा तेल लगाना है, और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सरसों के तेल को मत लगाइएगा। सरसों का तेल इज़ एन एक्टिव ऑयल, वो बल्कि रंगों के साथ मिलके और एलर्जी करता है। नारियल का तेल लगाएं, बादाम का तेल लगाएं। उस तरह से स्किन के ऊपर जो खुले एरियाज़ हैं खासकर, और वो जगह जहाँ पर रंग बैठ जाता है, कान के अंदर, नाखून के चारों तरफ, तो कोशिश ये है कि लगाएं, मस्ती करें, पर होली है ख़त्म होते ही उसे निकाल दें। बालों को अच्छे से बांध के रखें, बालों के ऊपर भी एक तेल की लेयर लगाएं। कोशिश करें कि वो चप्पल पहन के होली खेलने ना निकले, नहीं तो वो तलवे पे रंग बैठा रहता है। छोटी छोटी बातें हैं, और आपको शायद रियलाइज़ नहीं होगा कि वो रंग धीरे धीरे फिर एब्जॉर्ब होता है और फिर वो जाके किडनी और लिवर में बैठता है। तो मैं डरा रही हूँ कि होली तो खेलिए, पर उसके बाद उस रंग को फटाफट कोशिश करके निकाल दीजिए। जी। और मैम, बच्चों का कैसे ख्याल रखें इस होली के टाइम पे, क्योंकि बच्चे नहीं मानते। बच्चों के साथ क्या है कि खासकर जो 2 साल के छोटे बच्चे हैं, उनका स्किन सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट, तो उनको तो रंग से बचाना ही बचाना है। 2 साल से छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। तो टीका लगाइए, उसके बाद, और बच्चों को कपड़े पूरा कुर्ता पजामा वगैरह पहना के कीजिए। नहीं, उनकी होली नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो नुकसान होगा वो बहुत परमानेंट होगा। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई सुबह सुबह बच्चों को पकड़ के तेल में नहला दीजिए और उसके बाद और वापस जब वो होली खेल के आएँ, सबसे ज़रूरी, मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है डिटर्जेंट लेके धोने निकल जाते हैं, बालों को धो रहे हैं, जल्दी ना करें,
क्योंकि अगर आप रगड़ मारेंगे तो वो स्किन एब्रेड हो जाएगी और जो रंग अभी तक सतह पे बैठा था वो अंदर जाने लगेगा। तो ठीक है, 4 बार सर धुल जाएगा, 4 दिन में निकल जाएगा। और स्किन को भी माइल्ड उससे लूफा लेके उसको साफ करें, धीरे धीरे निकलने दें रंग को, लेकिन ये तभी होगा जब आपने प्रोटेक्शन पहले की हुई है। मैम आजकल ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स है जो आपसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। जैसे इस ट्रेंड के ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि मेरी तरफ से दोनों लोग आ जाते हैं जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और सारे के सारे वो इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें पता तो कुछ नहीं है, पर बोलने में क्या जाता है। इंटरनेट ना इज सच अ वियर्ड थिंग, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, आप किसी को कुछ भी बोल दो। मैम शीट मास्क कितने इफेक्टिव हैं, जो शीट मास्क शीट मास्क जो है वो एक शीट के अंदर, एक एब्जॉर्बेंट शीट के अंदर जो लिक्विड है उसको इन्फ्यूज़ किया गया है। तो शीट मास्क एक ज़रिया है, जैसे क्रीम और लोशन एक ज़रिया है चीज़ों को पहुंचाने का। तो उस शीट मास्क के अंदर विटामिन सी भी होता है, हाइलुरोनिक भी होता है। तो शीट मास्क पर हर मास्क तभी काम करेगा जब आप उसको काम करने का मौका देंगे। आप एक अच्छे ठंडे कमरे में बैठेंगे, 10 मिनट के लिए बैठेंगे, मुंह धो के बैठेंगे, उस मास्क को लगाएंगे, तसल्ली से बैठेंगे। उस मास्क में एक्स्ट्रा लिक्विड भी होता है, उसको मास्क के ऊपर बीच बीच में 5 मिनट में लगाइए। मास्क और क्रीम का फ़र्क ये होता है कि मास्क में हायर कंसंट्रेशन होती है तो वो इन्फ्यूज़ अच्छी तरह होती है, और इसीलिए मास्क वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स लगता है, रोज़ नहीं लगता है। तो सही शीट मास्क ढूंढिए अपने लिए, मौसम के हिसाब से बिल्कुल काम करता है। और जो हम सुबह सुबह वो आइस बॉल लेके जो फेस टंग करते हैं, बहुत तंग हो चुकी हूँ ये आइस बॉल की कहानी से। बट बहुत लोग करते हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट बहुत लोग कहते हैं कि करना चाहिए। देखो, जब आप किसी भी ठंडे पानी में मुंह डालोगे तो 1 मिनट के लिए सर्दी में चले जाओ तो फ्रॉस्टिंग हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जो आजकल कनाडा वगैरह की वीडियोस आती हैं कि फ्रीज हो, वही आपने उसमें डाल लिया, ठीक है, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी नहीं। बढ़ कैसे सकती है? जब आप ठंडी चीज़ में अपनी एक स्किन का हाथ भी डाल रहे हो तो वो तो सर्कुलेशन रुकेगी ना। तो वो आपको ब्राइट इसलिए लग रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो, आपको फ्रेश फील करना है, कभी आपने वंस अ मंथ कर लिया ये सब, आप रोज़ ठंडे पानी में, और ठंडे पानी में भी नहीं, बर्फ के पानी में। तो भाई मैं तो ना करूँगी ना किसी को सलाह दूंगी, बाकी जिसको करना है उसकी मर्जी। पैसे डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलेंगे जब तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। मैम एक और क्वेश्चन है, आजकल हमें बहुत ऑब्सेशन है कोरियन स्किन को लेके, तो क्या इंडियन स्किन को कोरियन स्किन जैसा ग्लो वाला बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वो कोरियन स्किन है, वो येलो रेस है, हम ब्राउन रेस हैं। देर आर रेशियल डिफरेंसेस। और कोरिया में जो स्किन होती है वो 2 तरह की होती है, वो तो हम देखते ही नहीं ना दूसरी वाली, हम तो सिर्फ ग्लास वाली स्किन देख रहे हैं। दे हैव वेरी बैड एक्ने ऑल्सो। सो उनकी स्किन बिल्कुल अलग तरह की है। तो वो ना वो कोरियन प्रोडक्ट्स हमारे लिए, कोरियन प्रोडक्ट्स आर राइस वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो वो राइस वाटर में क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर इन्फ्यूजन कर रहे हैं, हम उपटन की बात कर रहे हैं, तो वो राइस वाटर से वो चीज़ें बनाते हैं। तो अगर आपकी स्किन क्लियर है, क्लियर स्किन को क्लीन रखने के लिए आप वो क्लीन स्किन हो सकती है, पर वो कोरियन स्किन नहीं हो सकती, वो ग्लास स्किन नहीं हो सकती। और कल परसों मैं एक इंटरनेट का वो देख रही थी कि वो वीडियो बना रहे थे और सडनली बीच में फिल्टर चला गया तो असली स्किन नज़र आने लगी। तो आप क्या देख रहे हैं उस पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? तो प्लीज़ हिंदुस्तानी स्किन में रहिए, हिंदुस्तानी स्किन का ध्यान रखिए और हिंदुस्तानी स्किन को ग्लो कीजिए, और उसको गोरा करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, तो बहुत सुखी रहेंगे। मैम बहुत लोग ग्लिसरीन और गुलाब जल लगाते हैं फेस पे, क्या वो अच्छा है लगाना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्लिसरीन गुलाब जल सर्दी का नुस्खा है, तो वो गर्मी का नुस्खा नहीं है। सर्दी में जब स्किन ड्राई हो जाती है, ग्लिसरीन इज़ अगेन अ ह्यूमेक्टेंट। ये लफ्ज़ जो है, ये 2-4 लफ्ज़ हैं जो घूम के आते हैं। ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो दैट्स व्हाई इट्स ह्यूमेक्टेंट। तो अब ग्लिसरीन रोज वाटर क्यों बोला जाता है, प्लेन ग्लिसरीन क्यों नहीं बोला जाता? ग्लिसरीन इज़ अ वेरी थिक लिक्विड, सो उसको आप लगाओगे तो वो अंदर ही नहीं जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि 1 चम्मच ग्लिसरीन, उसमें हाफ बॉटल रोज वाटर, उसको मिक्सी में घुमाना है। एंड इट्स नॉट अ वेरी मिसेबल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे किया और वो मिल जाएगा। तो आप उसको अच्छी तरह से मिसेबल कीजिए, फिर उसमें एक नींबू का रस डालिए ताकि वो कंपाउंड्स ब्रेक हो जाए, एक दूसरे में मिसेबल हो जाए, और फिर उसको आप सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ना, नॉर्थ इंडिया में नवंबर दिसंबर जैन फेब के अलावा नहीं इस्तेमाल होते। बहुत लोग हैं मैम जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए ना मुंह पे शायद सोडा और नींबू मिला के लगा लेते हैं। पता नहीं कैसे लगा लेते हैं। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई, उनके यहाँ पर एक टैग था और शी ट्राइड टू कट इट और रिमूव इट बाय
नेल कटर, तो मैं उनको ऐसे देख रही थी, शी सेज मैम मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऊपर से निकल जाएगा। तो ये चीज़ें ऊपर से नहीं निकलती हैं। स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए, और स्क्रब का मतलब ये होता है, पर स्क्रब का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ सुबह उठ के स्किन को स्क्रब करेंगे। 1 in 2 weeks स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए, पर उसमें भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से करेंगे। टीनेजर्स के लिए आई ऑलवेज से कि वो जो नोज स्ट्रिप्स मिलती हैं ना, वो दैट्स लाइक अ एक्सफोलिएटर ओनली ना, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें प्रेशर नहीं लगता। तो अगर आप से लगाइए और निकाल दीजिए। तो प्लीज़ कुछ भी टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, लहसुन अदरक ना लगाएं फेस पे, ना लगाएं। बड़ी दिक्कत होती है बहुत उसको ठीक करना, फिर वो जो निशान पड़ जाते हैं फिर वो महीनों तक नहीं जाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट देम। आपसे बातचीत करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पर हमारी एक बार में ना बात ख़त्म नहीं हो सकती, हमें दोबारा मिलना पड़ेगा मैम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ये बातचीत थी ना, किसी महफिल से कम तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे सिर्फ मेरा एम सिर्फ ये है कि इस महफिल से जब कोई उठ के जाए तो 2 चीज़ें लेके जाए कि धूप से अपने आप को बचाना है, सिर्फ सनस्क्रीन नहीं करना है, पानी पीना है, अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है एंटी एजिंग के लिए। तो महफिल के बाद कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए। टेक अवे फ्रॉम दिस, ऐसा नहीं कि सुना और गायब। एंड आई होप कि इट मेक्स सेंस, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द लॉजिक के व्हाई आई एम सेइंग दिस। मुझे कोई ब्रांड नहीं बोल रहा है, मुझे कोई इन्फ्लुएंस किसी को नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकलिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। My pleasure also. थैंक My यू सो pleasure. मच। Thank you so much. तो देखा आपने, आपकी स्किन आपकी केयर डिजर्व करती है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि जैसा डॉक्टर शहला ने बताया कि क्रीम और रूटीन तो ज़रूरी है ही, अपनी स्किन से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो वो नूर आपके चेहरे पर अपने आप नज़र आता है। आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी स्किन और स्माइल का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।